सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के 4 मेथड देखे थे। अब 5वां मेथड है परगणों द्वारा अनुसूचियाँ भिजवाना है, यानी शेड्यूल सेंड थ्रो एनुमेरेटर्स। यानी सूचकों द्वारा प्रश्नावलियाँ भरवाने में अनेक कठिनाई आती हैं। जो 3rd नंबर की अपन ने देखी थी मेथड 4th नंबर की, उसमें प्रश्नावलियाँ बनाकर भेज देते थे, उसमें आंसर दिया जाता था सूचकों द्वारा। तो प्राप्त सूचनाएं भी अपर्याप्त होती थी, अपूर्ण होती थी या शुद्ध हो सकती थी। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये प्रगणों द्वारा अनुसूचियाँ यानी 5 नंबर की मेथड यूज में लेते हैं। इस रीति के अनुसार नियुक्त किए गए प्रगणक अपने अपने क्षेत्र में अनुसूचियाँ लेकर घर घर जाते हैं और सूचकों से व्यक्तिगत रूप से प्रश्न पूछकर उनमें उत्तर दर्ज कर लेते हैं। इस प्रकार इस रीति में यानी इस मेथड में पहली वाली रीति में जहाँ थोड़ी सी समानता है, दोनों रीतियों में प्रश्नों के उत्तर स्वयं सूचकों से लिए जाते हैं, अन्य व्यक्तियों साक्ष्यों से नहीं लिए जाते। वह इन दोनों आधारभूत अंतर ये हैं कि पहली रीति में प्रश्नावलियाँ सूचक के पास डाक से भेजी जाती हैं, सूचक स्वयं उसे भरकर डाक से वापस भेज देते थे। इसके विपरीत इस रीति में तैयार की अनुसूची को सूचकों के पास प्रगणक स्वयं ले जाते हैं, उसके प्रश्नों के उत्तर पूछकर उन्हें अनुसूची से स्वयं भरता है। यह रीति वह रीति है, यानी ये मेथड है जो अपन जनगणना करते हैं जनसंख्या के लिए, जो कि हर 10 साल में होती हैं। तो जो 2021 की जनगणना होगी तो इस मेथड का प्रयोग किया जाएगा। सीधा सा ये समझो, इसमें जो प्रगणक वो होते हैं जो टीचर होते हैं, जो लगाते हैं, वो प्रत्येक घर पे जाएगा और पूछेगा, सूचना एक कलेक्ट करेगा और वो सूचना अपन को आगे पहुंचा देगा। यानी कि जो टीचर होगा, प्रगणक होगा, वो सूचना एसडीएम स्तर को पहुंचा देता है, एसडीएम कलेक्टर को, और कलेक्टर राजस्थान को, और राजस्थान अपने गवर्नमेंट को पहुंचा देता है। तो डाटा इकट्ठे होते हैं। तो और फर्स्ट मेथड में भी ये होता है, इन्वेस्टिगेशन जो अनुसंधान करता है वो संबंधित जहाँ से डाटा लेने हैं वहाँ पर जाता है, लेकिन ये मेथड वो मेथड एक छोटे स्तर पर काम में होता है और ये बड़े स्तर पर लिया जाता है। तो जनगणना का सबसे बेस्ट उदाहरण है जो प्रगणों द्वारा, इसमें जो पूरे इन सूचनाएं होती हैं उसमें प्रगणक यानी टीचर जाएगा परिवार के पास, उसमें पूछेगा कि परिवार में कितने सदस्य हो, फैमिली मेम्बर क्या करते हैं, कितनी इनकम है, कितनी ज़मीन है, क्या है, ये सारी सूचना भर के भेजता है। तो इसमें जो प्रगणक लगा रखे हैं वो स्वयं जाते हैं और सूचियाँ भरते हैं। तो ये मेथड फर्स्ट मेथड की तरह है, पर उसका प्रयोग शॉर्ट में किया जाता है, इतना बड़े स्तर पर नहीं किया जाता। इस रीति का प्रयोग बड़ी व्यापारिक सार्वजनिक उपक्रम 100 संस्थानों, सरकारी गैर सरकारी संस्थान द्वारा किया जाता है। भारत में ये अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या जनगणना अनुसंधान इसी द्वारा, यानी कि जो मैंने बोला जनगणना जनसंख्या इसी के द्वारा ही काउंट की जाती है। इसके क्या गुण हैं? इसका तो जो क्षेत्र है यानी एरिया है वो बहुत है, अनुसंधान सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, शुद्धता रहती है क्योंकि जो प्रगणक जाएगा वो सूचना सही लेके आएगा। विश्वसनीयता यानी इस रीति में प्रगणक सूचनाओं से व्यक्तिगत संपर्क करता है तो सूचना और डेटा सही से आएगा। निष्पक्षता, व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना कम हो जाती है। असीमित व्याप्ति, इस रीति एक व्याप्ति काफ़ी विस्तृत है। डाक प्रश्नावली प्रणाली की विपरीत रीति का प्रयोग अशिक्षित, यानी कि जो ये मेथड है इसमें जो सूचना देता है, जो डेटा देता है वो अशिक्षित, यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी सूचना दे सकता है। यानी कि प्रगणक जाएगा, उससे पूछेगा और वो आराम से सूचना बता सकता है। दोष क्या है? क्योंकि हर मेथड के कुछ न कुछ लाभ और कुछ न कुछ दोष हो सकते हैं, क्योंकि एक गुण और दोष एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। महंगी प्रणाली, ये प्रणाली बाकी प्रणालियों से महंगी है। जटिलता, यह अनुसंधान एक जटिल रीति है, विशेष रूप से योग्य प्रगणों का चयन, उनकी प्रशिक्षण व्यवस्था, उनकी कार्य का निरीक्षण आदि सरल कार्य नहीं है। यानी कि जो मेथड है लंबी प्रोसेस है, जटिल प्रक्रियाएं, नॉर्मल प्रक्रिया नहीं मानी जाती हैं। स्वाभाविक अभिन्नति, यानी प्रगणों के व्यक्तित्व को जन्मदाता अंतर होने के कारण उनके द्वारा संकलित सूचनाओं में भी अंतर या विचलन होना स्वाभाविक है, जिससे परिणाम सही नहीं निकलते। यानी कोई स्वभाव से अगर गलत डेटा देता है तो वो उनके जो निष्कर्ष निकलेंगे वो गलत भी हो सकते हैं।
अभी सुपर बाजार संबंधित अपन ने लास्ट में 4th नंबर में देखा था कि प्रश्नावलियाँ क्या हैं। तो अपन किसी सुपर बाजार से ग्राहकों की पसंद के बारे में अपन अब जानकारी लेंगे, तो इस तरह से अपन भर के ले जा सकते हैं प्रगुणों की सहायता से, या कुछ जाके अपन पूछ सकते हैं। अब जैसे किसी सुपर बाजार में ग्राहकों की पसंद करेंगे तो कौन कौन से बिंदु देखेंगे, जिसे सामान्य उसका नाम पता हो जाएगा। उसके बाद विशिष्ट में कि आप सुपर बाजार क्यों जाते हैं, घर के निकट इसलिए जाते हैं, घर के रास्ते में पड़ता है इसलिए जाते हैं, सुपर में प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं। तो सारी चीज़ें अपन इस तरह से अपन डाटा प्राप्त कर सकते हैं। अगर हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, और अपन आगे भेज सकते हैं। ये फॉर्मेट दिया हुआ है। अब प्राइमरी डेटा के 5 भाग हो गए, यानी 5 प्रकार से डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है। और जो डेटा प्राइमरी डेटा है उसको फर्स्ट बार ही अपन यानी जनगणना करेंगे तो जो फर्स्ट बार जो डेटा लेंगे वो प्राइमरी डेटा के आधार पर ही लेंगे। लेकिन जनगणना के बाद जो बाद के डेटा होते हैं, क्योंकि जनगणना के आधार पर वो जैसे उनमें से शिक्षितता अशिक्षितता निकालनी तो सेकेंडरी डेटा आ जाएंगे। तो सेकेंडरी डेटा की क्या स्रोत हैं या क्या सोर्सेज हैं और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, इस तथ्य को ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि द्वितीय समंक के समंक वो समंक होते हैं जो पहले से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित कर लिए जाते हैं। एम.एस. ब्लेयर के अनुसार द्वितीय समंक वे होते हैं जो पहले से ही अस्तित्व में हैं, जो वर्तमान प्रश्नों के उत्तर के लिए न होकर बल्कि किसी दूसरे उद्देश्य के लिए एकत्र किए जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि द्वितीय सामग्री का संकलन नहीं किया जाता बल्कि उसको उद्धृत करके उसका केवल उनका उद्देश्य का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो डेटा हैं वो प्राइमरी डेटा ही कलेक्ट करेंगे। प्राइमरी डेटा जब अपने पास रहेंगे तो उसके आधार पर उन पर कुछ संशोधन करके या जो अपने को डेटा की ज़रूरत पड़ती है इतने डेटा निकाल के सेकेंडरी डेटा अपन ज्ञात कर लेंगे। अब इनके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। प्राइमरी डेटा के तो 5 सोर्सेज थे, अब इनके कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं। प्राय देखने में आता है कि विभिन्न विषय पर सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं व्यक्तिगत प्राथमिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त समंकों को समय समय पर प्रकाशित करते रहते हैं, जिनका प्रयोग प्राय अन्य लोगों द्वारा द्वितीय समंक के रूप में किया जाता है। यानी कि जो डेटा होते हैं वो गवर्नमेंट, गैर सरकारी संस्था, अन्य प्राथमिक अनुसंधान यानी प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं, उनको प्रकाशित करने के बाद अन्य लोगों द्वारा उन प्रकाशित डेटा के आधार पर डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, तो सेकेंडरी डेटा कहलाते हैं और वो सोर्स हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन यानी कि जो डेटा होते हैं वो विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रकाशित होते हैं, जैसे यूएन स्टैटिस्टिकल ईयर बुक का, डेमोग्राफिक ईयर बुक, एनुअल रिपोर्ट, IMF, ILO, BRD, ETC। यानी कि ये सारी रिपोर्ट सेकेंडरी डेटा कहलाते हैं। यहाँ से डेटा इकट्ठे किए जा सकते हैं, कलेक्ट किए जा सकते हैं। सरकारी प्रकाशन हो गया, पत्र पत्रिकाएं हो गई, इकोनॉमी सर्वे हो गया, सेंसस रिपोर्ट होगी, जनगणना रिपोर्ट हो गई, ड्राफ्टिंग प्रोसेस रिपोर्ट हो गई, RBI का हो गया, इकोनॉमी सर्वे। तो ये सारी चीज़ें सरकारी जितने भी दस्तावेज हैं उसके आधार पर डेटा कलेक्ट किए जा सकते हैं। अर्ध सरकारी प्रकाशन हो गया, जैसे नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायतें, जन्म, स्मरण, स्वास्थ्य आदि से संबंधित विभिन्न समस्याओं के जो डेटा कलेक्ट किए जाएंगे, इन डिपार्टमेंट से सूचना इकट्ठी की जा सकती हैं। यानी कि जो डेटा प्राप्त करने, जिसे आपको जन्म और स्वास्थ्य संबंधित कोई डेटा कलेक्ट करने तो नगर पालिका में जाके अपन डायरेक्ट डेटा कलेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि वो डेटा उन्होंने पहले से कलेक्ट कर रखे हैं। और कलेक्ट कैसे किए गए? प्राइमरी डेटा के आधार पर। अनुसंधान वो शोध संस्थाओं के प्रकाशन, किसी ने पहले इन्वेस्टिगेशन कर रखा है, शोध कर रखा है, तो उनके परिणामों को प्रकाशित करते हैं। जैसे भारतीय सांख्यिकी अनुसंधान, ISI, राष्ट्रीय प्रतिदर्श जांच संगठन, NSS, व्यवहार शोध राष्ट्रीय परिषद, NCAER। तो यहाँ से भी डेटा कलेक्ट किए जा सकते हैं। व्यापारिक एवं वित्तीय संस्थान हो गए, जैसे बैंक होगी, अकाउंट ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट हो गया जो संगठन बना हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज हो गया। ये महत्वपूर्ण विषय हैं जहाँ पे प्रतिवेदन और डेटा प्रकाशित करते हैं, वहाँ से अपन डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाएं होगी, मैगजीन्स हो गया, तो यहाँ से अपन डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अप्रकाशित स्रोत, ये जो डेटा थे ये तो अपन पब्लिश किए जा चुके हैं, और जो डेटा हैं जो प्रकाशित नहीं हुए
ऐसी सांख्यिकी सामग्री भी होती हैं जिनका विधिवत प्रकाशन तो नहीं हो पाता, फिर भी काफ़ी उपयोग की होती हैं, द्वितीय सामग्री के रूप में प्रयोग की जाती हैं। जैसे प्राध्यापकों द्वारा किए गए शोध कार्य, कॉलेजों की रिकॉर्ड, यानी कुछ डेटा होते हैं जो मैगजीन वगैरह, पत्रिकाओं में, सरकारी रिपोर्टों में, आयोगी समितियों की रिपोर्टों में डेटा प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। लेकिन कुछ डेटा होते हैं जो पब्लिक्स नहीं होते लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड में रहते हैं, चाहे तो अपन दे सकते हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेज का रिकॉर्ड हो गया, अध्यापकों द्वारा किया गया कोई शोध कार्य हो गया, जो अपने पास सुरक्षित रहता है, जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको अपन यूज में ले सकते हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के बाद अपन उस डेटा को करेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे कुछ डेटा आपको बड़े लगे, फाइल बड़ी लगी, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में अपन उस सूचना को लिख सकते हैं। समकों के संकलन के पश्चात उनको ठीक ढंग से संपादन अत्यंत आवश्यक है। संपादन का मुख्य उद्देश्य त्रुटियों का संशोधन करना है। समकों का काम ठीक रूप से करने के लिए बहुत अनुभव की आवश्यकता होती है, अन्यथा समूह का संग्रहण करने में की गई मेहनत बेकार हो जाएगी। यानी कि जो डेटा कलेक्ट किए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड के आधार पे, तो उनको ठीक ढंग से अपन को कलेक्ट करना चाहिए। अगर संशोधन की ज़रूरत पड़ रही है तो उनको वापस संशोधन करना चाहिए, नहीं तो जो फाइनल निष्कर्ष निकालेंगे, क्योंकि कलेक्शन के बाद तो अपन को क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन करने के बाद उनको इंटरप्रिटेशन निकालना है और उनका फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी है, तो सारे के सारे डेटा गलत हो सकते हैं। एडिटिंग ऑफ प्राइमरी डाटा, प्राथमिक डाटा में क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं। एक तो जो डेटा होनी चाहिए जो पूर्ण होनी चाहिए, यानी इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट डेटा होनी चाहिए। डेटा में असामंजस्य होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए सॉरी, तो उसमें जो प्रवृत्ति होती हैं वो समान प्रकार की होनी चाहिए। जैसे बीकॉम कॉलेज की बात करें, कॉमर्स के स्तर की, तो कॉमर्स और साइंस की तुलना करें तो कॉमर्स और साइंस की तुलना नहीं कर सकते। कॉमर्स इस साल का रिजल्ट और लास्ट ईयर का रिजल्ट दोनों के रूप में काउंट कर सकते हैं, लेकिन अपन देखिए साइंस और कॉमर्स तो अपन उसमें तुलना नहीं कर सकते, तो समान रूप से होने चाहिए। और जो डेटा होने चाहिए वो शुद्ध होने चाहिए और सजातीयता होनी चाहिए, यानी समान प्रकार के होने चाहिए। यानी भेड़ और बकरी में तुलना नहीं की जानी चाहिए, भेड़ भेड़ में की जानी चाहिए और बकरी बकरी में की जानी चाहिए। आज की वीडियो में इतना। तो आज कलेक्शन ऑफ डाटा आपका चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।